देखो हम बात करते हैं डिफरेंट पार्टी सिस्टम्स के बारे में। तीन तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। तो वन पार्टी सिस्टम होता है, या एक सेकंड होता है टू पार्टी सिस्टम, और थर्ड होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो वन पार्टी सिस्टम का जो एक अच्छा एग्जांपल है वो है चाइना। यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी अलाउ होती है और उसी के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और रन की जाती है, कंट्रोल की जाती है। तो इसको वन पार्टी सिस्टम बोला जाता है। चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी अलाउ है और उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। देखिए इसके अलावा ये करंट का एग्जांपल है। करंट में जो चाइना में जो पार्टी है, वन पार्टी सिस्टम मेनली होता है जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी की जहाँ पर गवर्नमेंट होती है। तो करंट का एग्जांपल चाइना है। इसके अलावा अगर एग्जांपल की बात करें तो पहले जो यूएसएसआर था जिसका 91 में कोलैप्स हो गया, तो वहाँ पर भी वन पार्टी सिस्टम था और उसकी जो फॉलोअर्स कंट्रीज़ थी, जो ईस्टर्न यूरोप में जो अदर जो कंट्रीज़ थी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, जैसे कि रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, इन सब में भी वन पार्टी सिस्टम हुआ करता था। तो वन पार्टी सिस्टम कहाँ पर होता है? कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ हैं जो वामपंथी विचारधारा में विश्वास करती हैं, वहाँ पर क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम होता है। इसके अलावा टू पार्टी सिस्टम मीन्स जहाँ पर दो पार्टियाँ या दो दल जो है प्रमुख रूप से होते हैं। तो इसके अच्छे एग्जाम्पल जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो पार्टियाँ जो है वहाँ पर मेन हैं। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूके में भी दो पार्टियाँ यहाँ पर मेनली काम कर रही हैं। जैसे कि अमेरिका में है डेमोक्रेटिक पार्टी है और इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी है। तो दो पार्टियाँ वहाँ पर हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में जो है एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। इसके अलावा और भी पार्टियाँ इन दोनों कंट्रीज़ में हैं, ब्रिटेन में और अमेरिका में छोटी छोटी पार्टियाँ हैं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा उनका समर्थन नहीं है सोसाइटी में, जनता में। दो ही मेन पार्टियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, अमेरिका और ब्रिटेन में। इसके अलावा थर्ड इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टियाँ होती हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारा देश है भारत, जहाँ पर दो से ज़्यादा पार्टियाँ हैं। काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं, नेशनल लेवल पर काफ़ी सारी पार्टियाँ हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर काफ़ी पार्टियाँ हैं जिनका स्टेट में बहुत अच्छी इनकी पहुँच है, पकड़ है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम अप्लाई है। इसको हम ज़्यादा डेमोक्रेटिक इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है वो तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, और जहाँ पर डुअल पार्टी सिस्टम है, जहाँ पर दो पार्टियाँ हैं, वहाँ पर क्या है, जनता के सामने जो है चॉइस बहुत सीमित होती हैं, बहुत लिमिटेड होती हैं। दो ही चॉइस है उनके पास, या तो वो एक पार्टी को दे सकते हैं, फिर दूसरी पार्टी को वो वोट कर सकते हैं। तो उनके पास चॉइस जो है बहुत कम है, लिमिटेड है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है, आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आपके पास जो है 10 पार्टी की लिस्ट है, आपके पास 12 पार्टी की लिस्ट है, या 15 पार्टियाँ आपके सामने हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी होते हैं। तो इस तरीके से आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक कह सकते हैं। तो इस तरीके से भारत में जो है ये हम इसीलिए इसको वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इसको कहा जाता है। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वोटर्स के सामने जो चॉइस बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा डेमोक्रेटिक इसको कहा जाएगा। देखिए हम इनके कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या अंतर है, क्या इनका जो कंपैरिजन है वो कर लेते हैं। देखिए टू पार्टी सिस्टम में क्या है, प्रेजेंट्स वोटर से सिंपल चॉइस। ठीक है, टू पार्टी सिस्टम में क्या है, वोटर्स के सामने जो बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं होती हैं, उनके सामने सिर्फ दो ही चॉइस है। जैसे कि अभी हमने बात की, या तो वो एक पार्टी को वोट करेंगे या फिर दूसरी को। जैसे कि अमेरिका में या तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी को देंगे या फिर जो रिपब्लिकन पार्टी है। इसी तरीके से ब्रिटेन में जैसे कंजर्वेटिव पार्टी है या फिर लेबर पार्टी है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में चॉइस बहुत ज़्यादा सामने होती है लोगों के। जैसे कि हमारे सामने कांग्रेस है, बीजेपी है, और इसके अलावा बसपा है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है। बहुत सारे इस तरीके के जो है जो पार्टियां हैं
हमारे सामने, तो चॉइस बहुत ज़्यादा हमारे सामने होती हैं। दिस प्रोवाइड्स फॉर स्टेबल गवर्नेंस। टू पार्टी सिस्टम में क्या है, ये स्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेजोरिटी एक, जब दो ही पार्टियाँ हैं मेजरली, तो दोनों ही पार्टी में से एक पार्टी को बहुमत मिल जाता है, उनको उसको मेजोरिटी मिल जाती है, क्योंकि 50% तो जो वोट्स हैं वो एक पार्टी को इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि दो ही पार्टियां मैदान में हैं। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं हो पाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्योंकि पार्टियां बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वोट्स का डिवाइडेशन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए 10 पार्टियां मैदान में हैं, तो एक जो बड़ी पार्टी है उसको मान लीजिए 30% वोट उसको मिल जाते हैं, या 30% सीटें उसको मिल जाती हैं। दूसरी जो सेकंड लार्जेस्ट है उसको 25% सीटें मिल जाती हैं, और थर्ड को जो है 20%, 17%, 15%, इस तरीके से वोट्स का डिवाइडेशन हो जाता है, तो या सीटों का डिवाइडेशन हो जाता है। तो उसमें क्या क्या होगा, और जबकि सरकार बनाने के लिए 50% सीटों का होना ज़रूरी है, 50% + 1। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी भी पार्टी को 50% सीटें ना मिले, तो ऐसी स्थिति में सरकार बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, वो कोएलिशन करते हैं, दूसरे 2 या 3, 6, 10 पार्टियां मिलकर जो है सरकार बनाते हैं। तो वो सरकार क्या होता है, स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ को मिलाकर वो सरकार बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, बहुत सारी पार्टियां उसमें शामिल हैं, और किसी भी एक इश्यू पर या लॉ बनाने को लेकर उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं होती हैं कि कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद उनमें कॉन्फ्लिक्ट आपस में बन जाता है, पैदा हो जाता है। या कई बार ये भी दिक्कतें होती हैं कि जो दूसरी पार्टी है, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, वो कहती है कि सीएम उसका रहेगा, या वो इस तरीके से उनमें जो बार्गेनिंग होती है कि 2.5 साल के लिए, या जैसे 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है, तो 2.5 साल के लिए हमारा सीएम होगा, दूसरी पार्टी, और 2.5 साल के लिए आपका होगा, इस तरीके से। या फिर दिक्कतें आती हैं जो मिनिस्टर्स की जो सीट्स हैं, डिपार्टमेंट के बंटवारे के को लेकर जो है समस्याएं आती हैं, है ना, वहाँ पर जो सौदेबाजी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं होती है मल्टी पार्टी सिस्टम में। ये इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा टू पार्टी सिस्टम्स आर नॉट फ्लेक्सिबल बिकॉज दे हैव ए मोर और लेस रिजिड सेट ऑफ ओपिनियन ऑन एवरी इश्यू। तो यहाँ पर ये टू पार्टी सिस्टम में ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, क्योंकि किसी भी इशू को लेकर जो ओपिनियन है वो बहुत सीमित होता है, क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ओपिनियन देखने को नहीं मिलता है। लोगों में हो सकता है कि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हों, लेकिन जब दो ही पार्टियां हैं तो वहाँ पर ओपिनियन उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ओपिनियन वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में। और टू पार्टी सिस्टम के जो अच्छे जो एग्जांपल हैं, वो जैसे कि हमने बात की, यूएस से अमेरिका में टू पार्टी सिस्टम है, और यूके में टू पार्टी सिस्टम है। और मल्टी पार्टी सिस्टम का जो एक अच्छा एग्जांपल है वो है इंडिया, हमारा देश। इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेशनल पार्टीज़, तो देखिए नेशनल पार्टी बनाने के लिए कोई एक पार्टी जो है उसको, नेशनल लेवल की पार्टी उसको बनाने के लिए या क्या उसको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है क्या उसके लिए ज़रूरी है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। तो ए पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर लोकसभा के इलेक्शन में या फिर कम से कम 4 स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के जो इलेक्शंस हैं उनमें अगर उसने 6% टोटल वोट्स उसको अगर मिले हैं, जो टोटल वैलिड जो वोट पड़े हैं उसके 6% अगर उसको मिला है, तो वो अप्लाई कर सकती है नेशनल लेवल की पार्टी बनने के लिए, फॉर्म करने के लिए। और इसके अलावा उसने लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 4 सीटें जीती हों, 4
एमपी उसकी पार्टी से बनकर गए हों कम से कम, तो वो रिकॉग्नाइज की जा सकती है एक नेशनल पार्टी के रूप में। तो वो आवेदन कहाँ करेगी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको रिकॉग्नाइज करता है, तो वहाँ पर वो उसके लिए आवेदन कर सकती हैं, और इसके लिए मिनिमम ये कंडीशंस उनको फुलफ़िल करनी ज़रूरी है। इन कंडीशंस को फुलफ़िल करने पर उनको नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो देखिए, जो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पार्टीज़ का नाम दिया गया है, एब्रीविएशन उनको शॉर्ट में क्या उनको बोला जाता है, सिंबल इनका दिया गया है, फाउंडेशन ईयर बताया गया है किस ईयर में वो उनको इस्टेब्लिश किया गया था, और करंट में इनका जो लीडर है वो कौन है। तो फर्स्ट इज भारतीय जनता पार्टी, हम सभी जानते हैं ये इस टाइम पावर में है सेंटर में। बीजेपी इनको बोला जाता है शॉर्ट में। लोटस कमल का फूल इनका सिंबल है। 1980 में इस्टेब्लिश की गई थी। अमित शाह इसके लीडर हैं, जो इसके पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, इनका जो सिंबल है वो हैंड, हाथ। 1885 में ब्रिटिश शासन के दौरान इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सोनिया गांधी प्रेजेंट में इसके लीडर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPI-M इसको बोला जाता है। हैमर, सिकल एंड स्टार, इसके सिंबल 1964 में इस्टेब्लिश की गई थी। सीताराम येचुरी इसके लीडर हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल, 1925 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। SS रेड्डी इसके लीडर हैं। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी BSP, एलिफेंट इसका सिंबल है। 1984 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। मायावती इसकी लीडर हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP, क्लॉक इसका सिंबल है। 1999 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। शरद पवार इसके लीडर हैं। तो ये कुछ जो नेशनल पार्टीज़ हैं रिकॉग्नाइज ये दी गई हैं। इसके अलावा स्टेट पार्टियां हैं जो रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर काम करती हैं। किसी एक स्टेट में उनको ज़्यादा उनकी अप्रोच है, पहुंच है, पकड़ है। तो इस तरीके से स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी संख्या में है भारत में। और स्टेट पार्टी के जो रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है? 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। किसी स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं उसमें उसको कम से कम 6% उसको वोट मिले हों, ठीक है। और एटलीस्ट 2 सीट्स, कम से कम 2 सीट उसने जीती हों किसी स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन में, तो उसको स्टेट लेवल की पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी है, जैसे इसको AAP आप इसको बोला जाता है। झाड़ू इसका सिंबल है। 2012 में इस्टेब्लिश की गई थी। अरविंद केजरीवाल इसके लीडर हैं। दिल्ली और पंजाब में इसकी जो पकड़ है। तो यहाँ पर ये पार्टियाँ दी गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। AIADMK, 2 लीव्स इसके जो 2 पत्ते हैं इसके सिंबल है। 1972 में ये इस्टेब्लिश की गई थी। और जयललिता इसकी लीडर थी, अब ये नहीं है। और पुडुचेरी और तमिलनाडु में इसको जो इसकी पहुंच है, पकड़ है, वो यहाँ पर इन स्टेट्स में है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारी पार्टियां हैं, इनको आप देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये पार्टियां यहाँ पर दी गई हैं। तो करीब करीब 49 पार्टियां यहाँ पर ये दी गई हैं स्टेट लेवल पर, जिनका जो रिकॉग्नाइज जो पार्टियां हैं स्टेट लेवल की।
देखिए, हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस टू ए पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, जिनका इनको सामना करना पड़ रहा है, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, इज इंडियन डेमोक्रेसी हेडिंग टूवर्ड्स मोनार्की। ये भी आरोप लगता रहा है कि हम एक तरफ डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें परिवारवाद पनप रहा है। जैसे कि जो लीडर्स हैं उनके बेटे फिर आगे क्या कहते हैं, लीडर बनते हैं, और वो जो परिवार के लिए ही वो जो है अ, जो सत्ता की जो पहुंच है वो जो है परिवारवाद तक ही सीमित रह जाती है। जैसे कि नेशनल लेवल की जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसमें ही हम देखते हैं कि एक परिवार तक ही पूरे वो पार्टी जो है सीमित है। तो इस तरीके से हम क्षेत्रीय पार्टियों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर तो ये ज़्यादातर सभी पार्टियों में इस तरीके से हमको देखने को मिलता है। तो चैलेंजेस की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। तो जो इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो भी डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं वो ही डिसीजन लेते हैं, और जो मेन जो मीटिंग्स हैं टॉप लीडर्स की उनमें ही डिसीजन लिए जाते हैं, और जो अदर जो मेंबर्स हैं उनको उनसे नहीं पूछा जाता, वो क्या चाहते हैं उनसे नहीं पूछा जाता है। तो कई बार ये पार्टी के फ्रैक्शन का भी कारण बनता है। उसमें अलग अलग गुट बन जाते हैं, या कुछ लोग जो हैं पार्टी के ही ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि वो पार्टी के जो डिसीजन है उनसे खुश नहीं हैं, या उनसे नहीं पूछा जाता है। तो बहुत से लीडर्स ऐसे होते हैं कि वो पार्टी छोड़ने का भी डिसीजन लेते हैं, कि उनसे कि उनकी राय नहीं ली जाती है, या वो क्या चाहते हैं ये नहीं उनसे पूछा जाता है। जो टॉप लेवल के जो लीडर्स हैं वही डिसीजन लेते हैं। तो इस तरीके से जहाँ हम डेमोक्रेसी की बात हम कर रहे हैं, तो जो पार्टियां हैं उनमें इंटरनली डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती है। सेकंड इज डायनास्टिक सक्सेशंस। Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members। तो देखिए, जो किसी पार्टी के जो टॉप जो लीडर्स हैं वो ज़्यादातर या तो जो अपने बहुत ख़ास जो लोग हैं, जो ख़ास जो उनके रिलेटिव्स हैं, जो जानकार हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आगे पावर में लाने की कोशिश करते हैं। इवन या फिर अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने कांग्रेस की अभी हमने बात की कि कांग्रेस में जो परिवारवाद है वो पूरी तरीके से देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे कि समाजवादी पार्टी है, उसमें भी हम देखते हैं कि पहले मुलायम सिंह यादव, फिर उनके बेटे, या जो उनके चाचा हैं। तो इस तरीके से मतलब फैमिली का जो बैकग्राउंड है पूरी तरीके से वो हमको देखने को मिलता है, परिवारवाद हमको पार्टीज़ में देखने को मिलता है। मनी एंड मस्कल पावर, पूरी तरीके से जो मनी का जो यूज़ है वो इनमें होता है। कैंडिडेट्स उन्हीं को ही नॉमिनेट किया जाता है, या टिकट उन्हीं को ही दिया दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। इलेक्शन की कैंपेनिंग में बहुत अच्छे से अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं। उन्हीं को ही कैंडिडेचर उनको ही बनाया जाता है, उन्हीं को ही नॉमिनेट किया जाता है। और या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि जो जो क्रिमिनल्स हैं उनको ही टिकट दे दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, वो पैसा उनके पास है। तो इस वजह से कई बार क्रिमिनल्स को भी ये पार्टियां जो है सपोर्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। डेमोक्रेसी यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि वो सफल हो सकती है। नेक्स्ट इज लेक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। तो देखिए, कई बार वोटर्स के सामने कोई मीनिंगफुल उनके सामने चॉइस नहीं होती है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो इश्यूज उठाती हैं वो उनका जो आम जो लोग हैं उनका उनसे कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार उनको लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो इश्यूज उठाए हैं, या जिन एजेंडे पर वो काम कर रही हैं
उनका उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। तो इस तरीके से लोगों को लगता है कि उनकी बातें नहीं रखी जा रही हैं या नहीं सुनी जा रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादातर जो अपनी जो आइडियोलॉजी है या अपने जो लोग हैं, जो जिस कम्युनिटी को वो का सपोर्ट उनको मिला हुआ है, हासिल है, वो उन्हीं के इंटरेस्ट की ही बात करती हैं। तो इस तरीके से लोगों के सामने काफ़ी जो चॉइस हैं वो जो है लिमिटेड हो जाती हैं। तो ये भी एक जो एक नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए है। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं रिफॉर्म्स के बारे में, रिफॉर्मिंग द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो इसमें सुधारों की जो बात की गई है। तो फर्स्ट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। तो ये एक अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई मेंबर, जैसे कि कोई नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट का मेंबर है, एमपी है, अगर वो चुने जाने के बाद अगर पार्टी चेंज करता है, मान लीजिए कोई बीजेपी की सीट से अगर कोई कैंडिडेट अगर कोई जीता है और वो बाद में कांग्रेस में जाना चाहता है या दूसरी अदर पार्टी में जाना चाहता है, तो उनको जो पार्टियां जो चेंज करते थे उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, एक लॉ बनाया गया 1985 में, 52nd अमेंडमेंट किया गया था और इसको 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा गया, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई कैंडिडेट किसी पार्टी से जीतकर अगर दूसरी पार्टी में अगर वो जाता है, अगर पार्टी चेंज करता है, तो उसकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए वो एमपी है, तो उसकी पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है उसे ख़त्म कर दी जाएगी। और अगर वो एमएलए है तो उसकी एमएलए की जो मेंबरशिप है, जो लेजिस्लेटिव का जो वो मेंबर है, एमएलए है, वो उसकी जो है ख़त्म कर दी जाएगी। तो इस तरीके का प्रावधान ये किया गया क्योंकि बड़े लार्ज स्केल पर पार्टियां चेंज करने लगे थे जो लोग थे, और ये पार्टियां चेंज जो कर रहे थे वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसा करते थे, ताकि जिन जो दूसरी पार्टी जिसके पास कुछ एमएलए या एमपी जो है वो कम है और तो कुछ मतलब खरीद फरोख्त होती थी, तो इस तरीके से उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर जो है वो पास किया है जिसमें ये कहा गया है मनी और जो क्रिमिनल्स हैं इन पर रोक लगाने के लिए एक ऑर्डर निकाला है, जिसमें जो भी कैंडिडेचर होगा, जो भी इलेक्शन में जो फाइट कर रहा है, तो उसको अपना पूरा रिकॉर्ड उसको देना होगा, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसे पूरा इस बात की जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक एफिडेविट उसको देना होगा, और क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसकी भी जानकारी उसको उस एफिडेविट में देनी होगी। तो ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये बताना होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शंस हैं, जो इंटरनल जो इलेक्शंस हैं, कि क्या वो वहाँ पर कराए जाते हैं, उसकी भी जानकारी उनको इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। और इसके अलावा जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न की जो फाइल है, जो इनकम टैक्स वो देते हैं, उसकी भी उसको जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। और इसके अलावा जो इंटरनल अफेयर्स के जो इश्यूज हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके वो भी जो है रेगुलेट होने चाहिए। ये भी इस तरीके का भी जो है ये कहा गया है कि जो इंटरनल अफेयर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो भी रेगुलेट होने चाहिए। It should be made mandatory for political parties to give minimum number of tickets about
1/3 ऑफ टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये भी कहा गया है कि ये लॉ नहीं है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि 1/3 सीट जो है, 1/3 जो टिकट्स हैं वो वुमेन कैंडिडेट को दी जानी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, कि कम से कम जो 1/3 जो टिकट्स हैं वो वुमेन कैंडिडेट को दें। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग है वो दे, ताकि वो इलेक्शन की कैंपेनिंग में खर्च कर सकें। क्योंकि अभी तक होता क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो कंपनीज़ हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करती हैं, डोनेट करती हैं, और उसमें होता ये है फिर, जैसे कि मान लीजिए को, जैसे टाटा है, बिरला है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अंबानी, अडानी, और भी जो पॉलिटिकल और भी जो कंपनीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वो फंडिंग करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ये पैसा फिर खर्च होता है इलेक्शन की कैंपेनिंग में। लेकिन फिर होता ये है कि जिन्होंने फंडिंग की है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनको भी फिर पार्टी से उम्मीदें होती हैं कि ये पार्टी जब सत्ता में आएगी तो उनके लिए काम करेगी। और फिर ऐसा होता भी है कि जिन्होंने भी फंडिंग की है, जिन्होंने भी पैसा खर्च किया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग दी है, तो उनके लिए काम करें। उनको जब सरकार वो बनाती हैं तो फिर उनको वो अपना इंटरेस्ट जो है वो चाहती हैं उस पॉलिटिकल पार्टी से। तो जिसका सीधा सीधा लॉस जो है वो गवर्नमेंट को होता है। गवर्नमेंट मीन्स जनता के ऊपर उसका उसका जो है भार उसका जो है पड़ता है। जो नुकसान जो है वो सीधे सीधे जनता का होता है इसमें। तो इसलिए ये कहा गया है कि उनके लिए जो फंडिंग है वो एक तो इलेक्शन की कैंपेनिंग में कम से कम खर्च करें, उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, और वो पैसा भी जो है गवर्नमेंट उनको दे, ताकि वो इस तरीके की जो अ, जो क्रिमिनल्स को जो बढ़ावा मिलता है, या फिर जो इस तरीके से जो इलीगली ये पैसा खर्च करती हैं, वो इलीगली सपोर्ट फिर आगे करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो ऐसा ना हो।